नमस्कार दोस्तों, जय आदिवासी जोहार जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, फेसबुक पे मैंने सुबह लिखा था कि शाम 5 बजे लाइव आना है। माफ़ी चाहूँगा, 15-20 मिनट लेट हो रहा हूँ। फ़ोन आ गए थे, इस वजह से। आप सभी मेरी अपडेट जानने के लिए काफ़ी उत्साहित और बार बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं हमारे युवा साथियों के अलीराजपुर ज़िले ही नहीं बल्कि अलीराजपुर ज़िले के बाहर से भी मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं। बहुत सारों के मैं फ़ोन उठा भी नहीं पा रहा हूँ, जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जो कॉमन सवाल है वो यही थे कि दादा आपके इस्तीफे का क्या हुआ। दूसरा ये कि आप चुनाव लड़ो। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि दादा कोई दिक्कत नहीं, इस्तीफे में दिक्कत हो सकती है तो अपन भविष्य में ट्राई कर सकते हैं, अभी जोखिम मत लो। कुछ लोगों ने अच्छे सुझाव भी दिए, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, पॉजिटिव किए हैं, और कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जैसे जयेश को लेकर उठाया है, किसी ने मेरे गमछे को लेकर भी उठाया है, किसी ने मेरे काम को लेकर भी उठाया है। ऐसे कई सवाल उठे हैं। तो मैं जो मुख्य सवाल है मुझे लेकर, मैं सीधे उसी पर आता हूँ। आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जब मेरा निलंबन हुआ था पिछली 15 तारीख को, मतलब 3 महीने हो गए, अभी 2.5 महीने हो गए, आने वाली 15 को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। 15 तारीख को निलंबन आदेश हुआ था नेमावर, मानपुर, कसरावत, सेंचुरी में जाने के लिए। उसमें भड़काऊ भाषण देने, असंसदीय भाषा बोलने के विरुद्ध नीतीश अलावा को निलंबित किया गया था बिना किसी नोटिस के। उसके बाद आप सभी ने सामाजिक आह्वान पर जोबट में आके हमारे अनुविभागीय अधिकारी तहसील कार्यालय के बाहर आके प्रदर्शन किया और 3 दिन का प्रशासन से अल्टीमेटम दे के मांग की थी कि 3 दिन में आप नीतीश अलाव को बहाल करें, और ग्राम सभा की एक रूढ़िगत ग्राम सभा की सभा के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद में जो गतिविधियां रही आप सभी देख रहे होंगे। काफ़ी समय मैंने अपडेट देने की भी कोशिश की है और किया भी है। जैसे हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट के माध्यम से एक लेटर जारी हुआ जिलाधीश महोदय को कि आप इनके निलंबन पर 2 हफ्ते में स्टे पर, 4 हफ्ते में बहाली पर और 6 हफ्ते में पूरा क्लोज करना है, पूरा मामला ख़त्म करना है। इस तरह से एक लेटर दिया था जो मैंने जिलाधीश महोदय को दिया और निवेदन किया। उसके बाद में एसडीएम साहब से जो आरोप पत्र मिला था, आधार पत्र मिला था, उसका भी जवाब मैंने, जो हमारे प्रदेश के सबसे जानकार व्यक्ति है सिविल सर्विसेज को लेकर, श्रीमान आशीष जी जो झाबुआ में, उनसे जवाब बनवा कर मैंने पेश किया था। उस चीज़ को भी आज 15 से अधिक दिन हो गए। अब जब मेरा निलंबन वापस नहीं लिया, बहाल नहीं किया गया, तो युवाओं में जो आक्रोश था वो उपचुनाव से जोड़ा। मुझे उपचुनाव से जोड़कर मुझे लोगों ने प्रचारित अच्छे से किया। खुद नहीं किया, मैंने तो किसी को बोला नहीं, लेकिन खुद ने घोषणा कर दी कि अब नीतीश अलावा को उपचुनाव में उतरना चाहिए। नीतीश दादा आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आई और मैंने उस पर कभी जवाब नहीं दिया। इस हेतु हमको सामाजिक स्तर पर बैठक करनी थी। कई बार हमने, हमारा जो कोर कमेटी ग्रुप है अलीराजपुर में, मैंने कोशिश भी की कि आप बैठक रखें और सर्वसम्मति से एक निर्णय निकाले कि यार हमको वास्तव में क्या करना है, चुनाव में लड़ना है, किसी निर्दलीय उम्मीदवार को भेजना है कि नहीं भेजना है, और नहीं भेजना है तो क्या रणनीति रहेगी। बैठकें दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं हो पाई। छोटी छोटी बैठकें जरूर हुई, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों के बीच में, लेकिन उस स्तर पर नहीं हो पाई। अब जब बैठकें हुई हर बार तो युवाओं ने मेरा नाम सुझाया और कुछ लोगों ने खुलकर प्रचार भी चालू कर दिया मेरे समर्थन में। अब जो माहौल बना वो बिल्कुल मेरे समर्थन में बन गया। और फिर अंत में जब आचार संहिता लग गई तो हमारे जो मुख्य जोबट क्षेत्र के, बोल सकते हैं समाज के पदाधिकारी भी बोल सकते हैं, मुख्य कार्यकर्ता है, युवा साथी है, वो लोग मिले मुझे और मुझे आगे रह के बोल रहे हैं कि यार दादा आपको करना है। बोल तो वो 3 महीने से रहते हैं, लेकिन मैंने सीधे बोल दिया था कि भैया हम इस क्षेत्र के लोग नहीं हैं, हम सरकारी कर्मचारी, हम काम ही करेंगे, ड्यूटी करेंगे, बहाल आज नहीं तो कल होंगे, भले 6 महीने बाद करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नौकरी करेंगे, आप लोगों को प्रमोट करेंगे, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करके आपको आगे पहुँचाएंगे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन आक्रोश के साथ साथ में मेरे साथ भी कुछ कोइंसिडेंट ऐसे हुए कि जैसे मेरे वाइफ का ट्रांसफ़र कर दिया।
अचानक से। फिर बाद में मैंने स्टे ला के दिया, उसके बाद भी रिलीव कर दिया। रिलीव ऑर्डर कर दिया जो हमको आज तक नहीं मिला नहीं, लेकिन हमने स्टे दिया, उस पर काम नहीं हुआ और सैलरी भी नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, एक हफ्ते में एक बार इंदौर जाना, कोर्ट के चक्कर काटो, इस वकील से मिलो, उस वकील से मिलो, दुनिया भर के सवाल लेकर घूम रहे हैं हम लोग, निराकरण कुछ हो नहीं रहा है। और समाज में जो युवा में जिस तरह से जोश उत्साह दिख रहा था मुझे लेकर, उपचुनाव को लेकर, उस पर मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा। और जब मेरे पास ये लोग आए कुछ लोग, और मैं उनसे मिला, बैठ के चर्चा हुई, बोले कि दादा आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा यार देखो, कोई चुनाव में उतरना कोई हलवा नहीं है कि आप बना बनाया खा लोगे। हमारे पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। बस कुछ है तो वो है युवा शक्ति, जिसके पास महापुरुषों, समाज के महापुरुषों की विचारधारा, और उसका अनुसरण करके हम काम करते हैं। ये सारी चीज़ें थी। हम लोग आगे बढ़े, चर्चा हुई, मैंने टाइम भी लिया, 2-3 दिन डिस्कस भी की। और जिस भी साथी का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि दादा क्या आप उपचुनाव में आ रहे हो, तो मैंने यही बोला कि मैं आ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरह से मुझे बोल रहे हो, सभी लोग प्रोत्साहित कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो मुझसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं सोच सकता हूँ। तो मैंने ये भी पूछा, सबसे ये सवाल किया जिन लोगों के साथ मेरी बैठक हुई, कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, दूसरा ये कि मेरे पास पैसा नहीं हो, और जो मेरे कार्यकर्ता वो सब बेरोजगार युवा साथी, अधिकारी कर्मचारी खुल के आ नहीं सकते, वो घर में रहेंगे, वो अपनी ड्यूटी करेंगे, चुनाव का काम करेंगे। लेकिन जो मेरी युवा साथी वो बेरोजगार हैं, पैसा है नहीं उनके पास। तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो उनने सबने यही कहा कि दादा हम आपके लिए भूखे प्यासे काम कर लेंगे, हम आपके लिए 1-1 रुपया इकट्ठा करेंगे, चंदा करेंगे। और कुछ लड़कों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि दादा हम घर से अनाज बेच के आपके लिए काम करेंगे अपने अपने बूथ पे। तो ये जो आपका जज्बा था वो मुझे सोचने पे मजबूर कर गया। और फिर मैंने फाइनली कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा क्या करना है दादा, आप आगे आ जाते तो अच्छा रहता है, जोबट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। तो बोले नहीं, अब मेरे बारे में बहुत सारी अफवाह भी उड़ गई कि नीतीश अलावा लड़ रहा है। और हमारे कुछ साथी लोग तो इतने शानदार भी रहते हैं कि मैंने मेरा स्टेटमेंट नहीं दिया, उससे पहले लिख दिया कि नीतीश अलावा बिक गया कांग्रेस के समर्थन में, यहाँ तक भी बोल दिया। तो ठीक है, मैं उनको कोई जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह के सवाल बिना आधार के, आरोप प्रत्यारोप, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब मेरा स्टेटमेंट ही नहीं आया कि मैं चुनाव में उतर रहा हूँ, युवा साथी समाज, ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हिसाब से कि युवा और समाज चाह रहा है, समाज सिलेक्ट कर रहा है कि आपको वहाँ जाना है। अभी तक हमारे लोग क्या करते हैं, पार्टियों के पास जाते टिकट लेने के लिए, भोपाल जा रहे हैं, दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं है, और हम लोग मांगते भी नहीं, जाना भी नहीं चाहते। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि समाज ने बोला है, नीचे से जमीनी कार्यकर्ताओं ने बोले कि दादा आपके लिए हम काम करेंगे, भूखे प्यासे काम करेंगे, आपको मैदान संभालना पड़ेगा। तो मैं आपके जज्बे को देखकर मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया, भावुक हो गया। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उसके बाद फाइनली मैंने इंदौर में भी कुछ लड़कों से बात की जो हमारे यहाँ से रह रहे हैं, हॉस्टल कैंपस में, और बाहर के जितने भी लड़के हैं कमरे पे, मल्टियों में जहाँ रह रहे हैं रूम रेंट से, सबसे चर्चा की। ज़िले के बाहर वाले तो ठीक है, मध्य प्रदेश के बाहर वाले लोगों ने भी हमको खुल के समर्थन दिया, बोले कि आपको आना पड़ेगा, बीटीपी के बैनर तले या निर्दलीय जैसा भी लड़ो, हम आपके लिए खुल के आएंगे, दल बल के साथ आएंगे, और जो भी होगी सहायता तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, और मैंने अभी बोल ही दिया कि हमारे कुछ भाई जो इस तरह से लिख रहे थे, अभी मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप पे मानहानि ठोकूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोर्ट जाने के लिए भी पैसे नहीं इतने। लेकिन एक बात है कि भविष्य में इस तरह की गलती दूसरों के साथ ना करे, ये संदेश रहेगा। अब मैं बात करता हूँ मेरा, हाँ कब बोला, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर। कब बोला, जब मैंने सब लोगों से बात कर ली, सब लोगों ने बोला दादा आपको आना पड़ेगा, दूसरों के लिए हम काम नहीं कर सकते। मैंने नाम भी सुझाए थे 2-3 लोगों के, लेकिन बोले नहीं हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, आप होंगे तो आपके लिए भूखे प्यासे काम कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा चलो सोचते हैं। और उसके बाद मैंने 2 अक्टूबर को 11-11:30 बजे फाइनली हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं के बोला कि मैं अब ठीक है, मानसिक रूप से सबके कहने पर तैयार हो रहा हूँ। मैंने कहा प्रेस वाले बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, क्या मैं वीडियो जारी कर सकता हूँ? तो सबने बोले दादा आप कर दो।
मैंने एक वीडियो छोटा सा शॉर्ट क्लिप जारी किया जिसमें 10 सूत्र में न्यूज़ लगी और दूसरे भी कुछ लोकल चैनलों में भी न्यूज़ चली। फिर बाद में कहने पर ही मैंने मंडे को 5 तारीख को इस्तीफे देने के लिए बात रखी, जो प्रिंट मीडिया में भी छपी। और जैसे ही मैं सोचता हूँ कि यार हाँ मेरे को इस्तीफा देने जाना है, मेंटली तैयार होने के बाद उसी समय पता चलता है कि मेरी डी चल रही है, विभागीय जांच चालू हो गई। तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है ना, ज़िंदगी में पहली बार ही तो ऐसा अनुभव हो रहा है। तो मैंने कुछ जानकार लोगों से सलाह ली, तो बोले कि विभागीय जांच के दौरान आप इस्तीफा नहीं दे सकते हो। और मैक्सिमम लोगों ने यही बोला, जो जानकार लोग हैं सर्विसेज को लेकर, तो उनने सब ने यही बोले कि नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोच लिया कि हाँ ये बात तो सही है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर वो इस्तीफा होल्ड रखा 2 दिन तक। हमने 2 दिन तक जनरल बैठक हुई हमारी सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ। हमने और तीसरा चेहरे लाने की कोशिश की, जैसे लाल सिंह डावर सर है, मुकेश रावत है। तो परिस्थितियां नहीं बन पाई, और युवाओं में जो मुझे लेकर एक उत्साह था, डिमांड थी, उसको लेकर सबने बोला कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए अलावा जी आपको मैदान संभालना पड़ेगा। अब परिस्थितियां ये आपके सामने है कि मेरी विभागीय जांच चल रही है ना। इस दौरान इस्तीफे देने का भी सवाल नहीं उठता और सैंक्शन होने का भी सवाल ही नहीं उठता है। तो मैंने क्या किया, एक एडवोकेट से बात की जो सपाक्स से संबंधित है, और वहाँ के एक साथी आए, उन्होंने कुछ हेल्प करने की कोशिश की और मार्गदर्शन भी दिया। कल हम लोगों ने बात की है, जैसे कि मैंने कल फेसबुक पे डाला भी था सुबह। तो हमारे कुछ लोगों के साथ में जाके तहसीलदार साहब से चर्चा करने की कोशिश की कि क्या सर हम इस विभागीय जांच के प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर दे, तत्काल इसका निराकरण हो सकता है, क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं, कब तक निराकरण हो सकता है, हमारा फॉर्म किन बेसिस पे रिजेक्ट हो सकता है या इस बेसिस पे स्वीकार हो सकता है नहीं। ऐसे करके चर्चा की और फाइनली एक बाइट दी जब हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध पत्रकार भाई चंद्रभान जी भदौरिया को। उन्होंने कल एक न्यूज़ भी चलाई मेरे संबंध में। तो कल फॉर्म नहीं ले पाए थे, हमने चर्चा की। फिर मुझे लगा कि मुझे फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो वैसे भी रिजेक्ट होने वाला है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया नहीं लेता। अब सुबह मैंने कल शाम को मना कर दिया, सुबह फिर हमारे साथियों ने बोला नहीं दादा जो होगा देखा जाएगा, आपका फॉर्म तो डालना ही है। अब फॉर्म लेने की फिर बात आई, तो मैंने कहा चलो आता हूँ मैं। यहाँ कम से कम जोबड़ में 100 लड़के इकट्ठे हुए, मेरे समर्थन में पहले से आके खड़े थे। मैं आया, फॉर्म भी हमारे एक साथी थे वो जाकर लेके आए, उसमें वो निर्दलीय फॉर्म लेके आए मेरे लिए, और वो फॉर्म हम लोगों ने ले लिया है। और उस दौरान हम लोगों ने जो भी हमारे पत्रकार बंधु थे उनको बाइट भी दे दिए। अब टेक्निकल समस्या ये है कि फॉर्म तो मैंने ले लिया है, चलो मैं भर भी देता हूँ, लेकिन जो विभागीय जांच है उस दांव पेच में मेरा फॉर्म लगभग 99.9% रिजेक्ट होना तय है। ऐसी स्थिति में मैं युवाओं से ये निवेदन कर रहा हूँ, ये मांग कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ कि आप अपना हौसला न खोएं। आप जिस क्षेत्र में जहाँ हो, आप वहाँ पर लीडर हो और आपको वहाँ पर लीडरशिप करनी है। भाई नीतीश अलावा चुनाव नहीं लड़ रहा है तो क्या हुआ, कोई तो लड़ेगा, हमारा साथी नहीं सही कोई और लड़ेगा। तो आप अभी स्वतंत्र हो, आपके ये एक वोट की कीमत आपको जानना है और उसको हथियार के रूप में अभी इस बार उपयोग करना है। और आपके क्षेत्र के जो भी गांव के प्रमुख है, चाहे वो पटेल हो, सरपंच हो और अन्य युवा साथी, चाहे बेरोजगार हो या अधिकारी कर्मचारी, उनसे मिलकर चर्चा करें कि दादा यार हमने जिनको खड़ा किया था नीतीश अलावा का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो हम लोग अब क्या करें। वो बताएंगे आपको कि हमको किसके समर्थन में जाना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता हूँ और आपको भी कोई नहीं कर सकता है और मुझे भी कोई नहीं कर सकता है। आपका स्वतंत्र एक वोट है और बहुमूल्य वोट है, तो उसको आपको अपने अनुसार कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो दूसरे सवाल उठ रहे थे मुझे लेकर कि नीतीश अलावा जयस से नहीं है या फिर जयस का नहीं है, जयस का गमछा नहीं पहनता है, मैं आपसे जो लोग ऐसा सवाल कर रहे थे ना, उनसे मेरा ये सवाल है कि तुमने जयस को क्या दिया।
तुमने कितने लड़कों को जोड़ा है? तुम्हारे पास कितने कार्यकर्ता है? क्या गमछा पहन लेना, झंडा उठा लेना जयस हो जाता है क्या? इसका मतलब तुम जयस समझे ही नहीं आज तक। भैया मैंने अभी तक जितनी भी बाइट दी ना, उठा के देख लेना। मेरा जो अभी तक मेरे लिए जो माहौल बना हुआ था, बन रहा है और बना हुआ है, उसमें युवाओं को मैंने स्पष्ट बोला और मेरी हर बाइट में मैंने बोला है कि जयस एक वैचारिक क्रांति है, विचारधारा है। ये कोई राजनीतिक दल थोड़ी रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं है, तो वो विचारधारा है। स्वतंत्र है हर व्यक्ति, हर युवा स्वतंत्र है, किसी को भी वोट डाले, कोई आप बात ही नहीं कर सकते उसको। और रही बात गमछे की, हमारा सिंबल हमने तय किया है, हमारा स्लोगन हमने तय किया है, किसी गवर्नमेंट ने उसको मान्यता नहीं दी है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप पीला गमछा पहनो, कि नहीं पहनोगे तो आप जयस नहीं? सर गलत सवाल है। इससे ये साबित होता है कि आपके अंदर कितनी घटिया और छोटी मानसिकता है। दोस्तों, हम पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन संगठन को हमने बहुत सींचा है, तन मन धन समय सब कुछ देकर। और मेरे माथे पे ठप्पा लगा हुआ है। मैं भले 1000 बार बोल दूं कि मैं जयस नहीं हूँ, तो भी लड़के तो बोलेंगे ये जयस ही है, और अधिकारी कर्मचारी भी बोलेंगे जयस है, और जनप्रतिनिधि हमारे नेता मंत्री भी बोलेंगे कि यही जयस है ना। और रही बात मेरे लाल गमछे की, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ भैया, बिरसा मुंडा के उलगुलान में यूज होने वाला लाल कलर क्या समझ रखा तुमने यार? हमारे बाप देव की झंडी आज भी लाल होती है, छोटा वोटा कलर नहीं है, वो साधारण कलर नहीं है। उसकी गहराई में जब जाओगे अब तो समझ में आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो आपको पता है खतरे का सिग्नल भी है, लेकिन जब आप वो पहनते हो तो आप खूबसूरत भी दिखने लग जाते हो। तो लाल लाल ही है भैया, उसको भी समझने की कोशिश करो। अमचे गमचे झंडे के चक्कर में मत रहो, विचारधारा को फॉलो करो, विचारधारा से काम करो। ये छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देना बंद करो। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, सबसे पहले अंदर झाँक के देख लो आप कि आपने किसके लिए काम किया, किसके लिए नहीं काम किया, कौन से प्रदर्शन किए, कौन से प्रदर्शन में आप गए, कितने लोगों को लेके गए, कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने बेरोजगार युवा साथियों का मनोबल बढ़ाया, कितना पैसा खर्च किया आपने। तो ये छोटे छोटे सवालों के बजाय आप विचारों पर काम करो, विचारधारा को बढ़ाने, मजबूती देने पर काम करोगे तो शायद आप और अच्छे से मजबूती के साथ इस समाज और संगठन को आगे बढ़ा पाओगे। तो बस यही सवाल थे, और कुछ विशेष हो तो मेरे हिसाब से तो अभी मुझे लेकर जो मुख्य सवाल थे वो यही थे, और उसका जवाब मैंने लगभग आपको दे दिया है। एक्स्ट्रा कोई सवाल हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये चुनाव का ही था अभी जो मुझे लेकर किए जा रहे थे। और रही बात, कुछ लोग बोल भी रहे थे कि दादा फॉर्म मत खींचना, फॉर्म मत खींचना। सबसे पहली बात तो मैं फॉर्म ही बेवजह डाल रहा हूँ सही बात है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों को न तोड़ूं, ये बात ध्यान रखना। ये फालतू बातें, छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो। फॉर्म जब हमारा सक्सेस होने जैसी स्थिति में तो हम डालते भी है और नहीं भी निकालेंगे। जैसा सक्सेस होता है तो हम मैदान में ही है। यदि फॉर्म हमारा पास हो जाता है, रिजेक्ट नहीं होता, तो हम तो मैदान में ही है ना, और मैदान भी हमारा ही है, ये बात भी तय है। आज जो युवा साथी में उत्साह है वो यदि ग्राउंड में आ गया ना, तो जो पिछली बार के कैंडिडेट 45,000 वोट से जीते थे, हम 60,000 ला के इतिहास बना सकते हैं। बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह है, परिस्थितियाँ है अभी तो बहुत सारी अपने विपरीत है। तो मैं आपके हौसले को बढ़ाने के लिए और मेरे प्रति यदि कोई संकोच सवाल हो, उसका जवाब देने के लिए पहले से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। और किसी प्रकार का कोई संकोच ना करे, कोई सवाल हो तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। दूसरा ये कि कुछ लोग बोल रहे थे, आज सुबह सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज आया था कि भाई आप सपाक्स के समर्थन में क्यों जा रहे। भाई हम संविधान की प्रस्तावना को मानते हैं, जो बोलती कि हम भारत के लोग, जाति धर्म वर्ग विशेष के ऊपर है हमारा संविधान और हमारे समाज। सपाक्स हमारा विरोध करता है, मैं मानता हूं, और हम सपाक्स के समर्थन में नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब मुझे अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में, चाहे वो किसी भी उद्योगपति का हो, तो जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे सरकारी अस्पताल, यदि मेरे क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में वहाँ वो डॉक्टर नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो मुझे कोई एडवाइस चाहिए
तो मुझे वो सपाक्स का हो कि अपाक्स का हो कि फलाना ढिमका दुनिया भर का कोई भी एडवोकेट हो, उसके पास जाके अपनी जो भी जिज्ञासा है उसके सवाल के जवाब उनसे लेना पड़ेंगे, मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सोच मत रखो भाई, छोटे छोटे सवालों में मजा नहीं है, और टांग खींचने से अच्छा साथ दो। मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं वो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर वैचारिक विचारधारा के साथ में, वैचारिक परिपक्वता के साथ में तर्क और फर्क करना जरूर आना चाहिए। बाकी सब बढ़िया है, मैं भी बढ़िया ही बोलूँगा। आप सबने मुझे सुना, लाइव के हिसाब से मैंने जवाब देने की कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अंत में चुनाव के पहले यदि कुछ होता है तो आगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।